नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का अपनी डपली अपना राग में। और सबसे पहले बात करेंगे शिवपाल यादव की। क्या शिवपाल यादव 2024 का लोकसभा चुनाव मैनपुरी से लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में शिवपाल यादव ने इसके संकेत दिए हैं। जानकारी ये है कि मुलायम सिंह यादव के अस्वस्थ रहने के कारण उनके चुनाव लड़ने पर संशय है, इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव इस सीट से चुनाव में उतरने का दावा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि न तो समाजवादी पार्टी ने की है, न ही शिवपाल यादव ने। लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव ने मैनपुरी चुनाव को लेकर अपना रुख जाहिर किया है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव चुनाव नहीं लड़े तो शिवपाल मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है उत्तर प्रदेश की सियासत में कि क्या मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव को शिवपाल यादव? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि इसके संकेत मिले हैं, शिवपाल के मैनपुरी से लड़ने के संकेत मिले हैं, क्योंकि अस्वस्थ भी चल रहे हैं एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव। और ऐसे में क्या शिवपाल यादव उनकी जगह चुनाव लड़ सकते हैं मैनपुरी से? ये एक बड़ा सवाल। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अभी से तेज हो गई है और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं मुलायम सिंह यादव की जगह। हालांकि शिवपाल यादव ने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है, लेकिन ये पूरा मामला आपको समझाते हैं कि क्यों इस तरह के संकेत मिल रहे हैं और क्या वजह है इसके पीछे। क्या मुलायम की विरासत संभालेंगे शिवपाल? ये सवाल इसलिए कि मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और 1991 में मैनपुरी से पहली बार मुलायम सांसद बने और अभी फिलहाल अस्वस्थ चल रहे हैं, तो इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं। 1991 के बाद मैनपुरी में लगातार समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2014 में मोदी लहर में भी मुलायम सिंह यादव ही जीते। हालांकि अभी उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, अस्वस्थ वो चल रहे हैं, लेकिन मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव 5 बार सांसद बने हैं। तो देख सकते हैं आप कि कितना कह सकते हैं इम्पैक्ट है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का। धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव भी जीते, तो समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ से जीतता आया है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। 2024 में मुलायम सिंह के चुनाव लड़ने पर अब संशय है। संशय इसलिए है क्योंकि संकेत जो मिले हैं कि शिवपाल यादव यहाँ से लड़ सकते हैं। अस्वस्थ रहने के चलते चुनाव लड़ने पर संशय है कि शायद इस बार वो चुनाव न लड़ पाए, क्योंकि तबीयत उनकी थोड़ा खराब रहती है। मुलायम सिंह यादव नहीं लड़े तो शिवपाल यादव कर सकते हैं दावा। ये कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो कि हमने आपको बताया। दरअसल मैनपुरी से चुनाव लड़ने के संकेत शिवपाल यादव ने खुद दिए हैं और 2 दिन पहले जब युद्धकुल पुनर्जागरण मिशन के मंच पर शिवपाल पहुंचे थे, उसी दौरान उन्होंने इसका संकेत दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि नेताजी मैनपुरी से चुनाव लड़ें। हम नेताजी से मांग करेंगे नेताजी चुनाव लड़ें और लड़ना चाहिए नेताजी को। हमारा तो प्रयास होगा नेताजी लड़ें और नेताजी को पिछले चुनाव में भी हमने जिताया, प्रचार किया, फिर जिताएंगे। मेरा पूरा प्रयास है नेताजी चुनाव लड़ें। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। लखनऊ और कानपुर सहित इसमें 7 जिले शामिल हो सकते हैं। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए शहरों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जरूरत बताई है और इसे लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव तैयार किया जाए। राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जा सकता है। मेरे ख्याल में एक समय आ गया है कि हम उसको स्टेट कैपिटल रीजन का जिस प्रकार मुंबई का है या एनसीआर है, उसी तर्ज पर हम एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग हम करें,
जिससे कि वो इकोनॉमी बेस्ड हो, जॉब्स के बेसिस पे हो, सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हो, इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे हो, कनेक्टिविटी उसका बेहतर हो सके, सैटेलाइट टाउन्स डेवलप हो और इसका एक समग्र रूप से हम विकास कर सकें। आज के तारीख में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्राधिकरण जो है उसी स्तर का प्लानिंग है। और लखनऊ का यदि प्लान बनता है तो लखनऊ के लिए ही भीतर जो प्राधिकरण क्षेत्र है उसी का हम मास्टर प्लान कर रहे हैं, उसी की मोबिलिटी प्लान कर रहे हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी जो लखनऊ के जस्ट बाहर है, बाराबंकी में रहता है, वो लखनऊ में रोज़ आता जाता है। उसी प्रकार सीतापुर का है, उसी प्रकार उन्नाव का है। तो हमने अपना रीजनल प्लान और दायरा है उसको भी समग्र रूप से इसमें हम कैप्चर कर पाएंगे, उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हम कैटर कर पाएंगे। तो एससीआर मामले को लेकर एक बार फिर से अब राजनीति तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी जहां इसे लखनऊ के साथ लगते जिलों के लिए विकास प्लान बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे शगुफा बता रही है। लगातार महानगरों पे जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, सुनियोजित विकास नहीं हो पा रहा है, कनेक्टिविटी की समस्या आ रही और जो अनियोजित तरीके से कॉलोनियाँ बसती जा रही, ये धीरे धीरे शहर के माहौल को ख़राब कर रही, लोगों की जीवनचर्या को ख़राब कर रही। इसलिए ये एनसीआर की तर्ज पर हम कनेक्टिविटी को जोड़ने जा रहे हैं कि अलग अलग टाउनशिप बने, एक नया शहर बसे और जिससे शहरों में दबाव कम हो, लोग एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें, वहाँ से एक कनेक्टिविटी अच्छी हो। और मुझे लगता है इस सबसे मेट्रो को भी जोरदार विस्तार मिलेगा और लोगों के आने जाने की बातें कार्य सुगम रहेंगे और सुविधा रहेगी। इसलिए दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर इस काम को उठाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुझे लगता है सरकार की बहुत बड़ी पहल है। समाजवादी पार्टी ये सवाल करती है कि मुख्यमंत्री योगी जी 2017 के बाद लखनऊ ना इकोनॉमिक हब के मामले में एक कोई इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास लगी, लखनऊ में ना कोई इकोनॉमिक सेक्टर में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, लखनऊ में ना ही कोई आईटी हब का कोई नया वेंचर ने यहां कदम रखा। सवाल ये है कि 2017 के बाद जब आप पूरे लखनऊ में चाहे कोई बड़े हॉस्पिटल्स हों, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, जब आप नहीं कर पाए, ये एनसीआर बनने का शगुफा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारा वाराणसी क्योटो बन चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा की बात करते हैं। पुलिस पर खनन माफियाओं के हमले का वीडियो वायरल हुआ कि अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही थी पुलिस, इस दौरान यह हमला किया गया है। माफियाओं ने पुलिस को घेर कर भगाया है, जान बचाकर भागते हुए नजर आए हैं पुलिसकर्मी। तो पुलिस ने 307 आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी हैं राजस्थान के सभी फरार बताए जा रहे हैं। करीबन 25 दिन पुराना ये वीडियो है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। थाना खेरागढ़ इलाके का ये मामला है। मोहम्मद आरिफ फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। मोहम्मद, यहाँ पर पुलिसकर्मी जान बचाकर भागते नजर आए। अवैध खनन पर अगर कार्रवाई करने की कोशिश की भी जाती है तो हम देख सकते हैं कि माफिया किस तरह से हमला कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए खनन माफियाओं के हौसले बहुत जबरदस्त बुलंद हैं और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार हमला हुआ है। पहले कई बार इस तरह से खनन माफिया पुलिस पर हमला कर चुके हैं और हालात ये पैदा हो गए कि एक इसमें कुछ दिन पहले एक सिपाही की भी मौत हुई थी। इस तरह के हमले के मामले कई सारे बार आए हैं। ये जो वीडियो वायरल हुआ है तकरीबन 25 दिन पुराना है। पुलिस अपना काम कर रही थी, खनन माफिया को रोकने गई थी, तभी खनन माफिया इकट्ठे होकर आए और पुलिस पर हमला कर दिया। देखिए, चूंकि पुलिस वालों को अपनी जान बचानी थी, लिहाजा किसी तरह से ये पुलिस वाले वहां से भागे हैं, खनन माफिया को जंगल से वहां से भागे हैं। तो अभी इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी भी कोई भी खनन माफिया पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, क्योंकि जो भी खनन माफिया है सब राजस्थान के हैं। आगरा का, उत्तर प्रदेश बॉर्डर का कोई भी नहीं है। तो पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना ये करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सब राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल लगातार पुलिस दबिश दे रही है। जी, पुलिस क्या कुछ कह रही है कि कब तक जो है इन्हें पकड़ लिया जाएगा? देखिए, पुलिस कह रही है कि जब ये घटना हुई थी उस वक्त 307 का मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया गया था, लेकिन उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। चूंकि दूसरे स्टेट का मामला है, उनकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है, उनकी लोकेशन ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल आ रही है, लेकिन पुलिस कह रही है कि बहुत जल्द उनको दूसरे स्टेट से भी गिरफ्तार करके ले आएंगे। चूंकि बड़ा उनके हौसले जिस हिसाब से दिख रहा है वीडियो में, कितने हौसले उनके बुलंद रहे होंगे और उन्होंने किस तरह से पुलिस पर हमला किया, तो उनके हौसलों को देखकर पुलिस भी जवाब देने के मूड में है। पुलिस एक साफ तौर पर कह रही है कि ऐसे पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, क्या कभी पहले भी ऐसा मामला आया यहाँ पर सामने कि खनन माफियाओं ने इस तरह से हमला किया हो? हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है। देखिए, ये पहला मामला नहीं है।
पिछले 2-3 साल में कई बार खनन माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया है, वन विभाग के कर्मचारी उन पर भी हमला किया है। लगातार पुलिस पर और जो खनन विभाग के लोग हैं, वन विभाग के लोग उन पर हमला करते रहे हैं। पिछले करीब 1.5 साल 2 साल पहले एक सिपाही ने एक खनन माफिया को रोकने की कोशिश, तो खनन माफिया ने ट्रैक्टर चला दिया जिसमें एक सिपाही की मौत हुई थी। आप जान ठीक है, लीजिए यानी कि पहले भी ऐसे जब... मामले आते रहे हैं और खनन माफियाओं के हौसले यहाँ पर बुलंद नजर आए। मोहम्मद आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में स्टेट जीएसटी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। तंबाकू कारोबारियों के ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने छापा मारा था। इस दौरान 14 फर्मों में करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई। एक फर्म से 90 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ। साथ ही स्टेट जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में भी धोखाधड़ी मिली। जीएसटी की टीम ने जुबैर और राम नरेश पर एफआईआर दर्ज कराई है। तो करोड़ों की टैक्स चोरी का यहां पर खुलासा हुआ है। 14 फर्मों पर छापेमारी की गई है। एक फर्म से 90 लाख का कैश भी बरामद हुआ है और 14 तंबाकू के ये कारोबारी थे जिन पर छापेमारी की गई है। सूर्या वाजपेयी फोनलाइन पर मौजूद है फर्रुखाबाद से ज्यादा जानकारी के लिए। सूर्या, आपसे समझना चाहेंगे ये जो पूरा मामला, कैसे ये जानकारी मिली और कैसे ये छापेमारी हुई और अभी तक क्या क्या कार्रवाई कहां पर की गई है? देखिए सीनम, मैं आपको बता दूं, ये फर्रुखाबाद का जो कायमगंज इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर तंबाकू का व्यवसाय होता है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे तंबाकू के व्यवसाय में तकरीबन 14 फर्मों का ये पूरा मामला है और जिसमें 15 करोड़ से अधिक जो है जीएसटी चोरी का पूरा प्रकरण अभी सामने आया है। फिलहाल जिस तरीके से जो कमिश्नर है आपका अरविंद कुमार, उनके नेतृत्व में ये पूरी छापेमारी हुई है और इसमें जो है एक फर्म जो थी वो एक जो मजदूर था उसके नाम से रजिस्टर कराई गई थी, जो पूर्णतया फर्जी थी, जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर सामने आया। और इस फर्म से, जैसा कि अभी फर्रुखाबाद के एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया है, कि तकरीबन 90 लाख रुपए कैश भी पकड़ा गया है और जिसको जो है कोतवाली फतेह जो कायमगंज है उसको हैंड ओवर कर दिया गया और जुबैर और एक व्यक्ति राम नरेश, इन 2 व्यक्तियों के खिलाफ जो है धोखाधड़ी का मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सूर्या वाजपेयी। तो जीएसटी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जुबैर और राम नरेश, इन दोनों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा इससे हुआ है। एक फर्म से 90 लाख का कैश बरामद किया गया है। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है 7 दिनों के लिए और मैं किसी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं मानती हूँ। तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है 2 टोक फैसला और 2 टोक बात। कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। तो देश में गणेश उत्सव का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बप्पा के भक्त सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि सभी धर्मों से आते हैं। बप्पा की भक्ति में ऐसे लीन होते हैं और एक मुस्लिम परिवार जिसने घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना की और बड़ी आस्था से पूजा की शुरुआत की है। अलीगढ़ के रहने वाले आसिफ खान और उसकी पत्नी रूबी खान लंबे वक्त से गणपति के भक्त हैं। वो मुस्लिम धर्म से आते हैं और सर्वधर्म समभाव की भावना से आस्था रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये सामाजिक सौहार्द का संदेश पसंद नहीं आया। इस गणेश भक्त मुस्लिम परिवार के खिलाफ मौलाना ने फतवा जारी कर दिया है। रूबी खान और उसके पति आसिफ खान काफी पहले से ही गणपति में आस्था रखते हैं और हर साल गणपति की प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना करते हैं, विसर्जन करते हैं। मैं रूबी आसिफ खान, आज मैंने अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है 7 दिनों के लिए और मैं किसी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं मानती हूँ। मैं सभी तरह के त्यौहार मनाती हूँ,
ये मेरे मन की आस्था है, मुझे अच्छा 7 दिन के लिए स्थापित किया है। मेरी पत्नी बहुत अच्छे परिवार से हैं, वो सारे धर्म मानती हैं। वो ये चाहती हैं हिंदू मुस्लिम सब एक होकर सारे त्यौहार मनाएं, कोई भेदभाव किसी में ना रहे, और ये उनकी आस्था है और हमारी भी आस्था है। गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है और हम इसको 8वें दिन विसर्जन करने ले जाएंगे। तो उधर इस परिवार की गणेश भक्ति कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को पसंद नहीं आई। इसे लेकर मौलाना की तरफ से फतवा जारी किया गया है। मौलाना ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। वहीं फतवे पर गणेश भक्त रूबी खान ने भी करारा जवाब दिया। हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है 2 टोक फैसला और 2 टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं हैं। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। और ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट के यहां पर वाद दाखिल किया गया, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर बताया गया है, जिसमें साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट ने अब इस मामले में अब अगली तारीख 15 सितंबर लगा दी है। मोहल्ला सोधा के जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अब इस केस की सुनवाई 15 सितंबर को तय की है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। ये बदायूं की जामा मस्जिद, अब इसे लेकर जिला कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया है, जिसे लेकर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। और 15 सितंबर को सुनवाई होने से पहले जो मस्जिद का मालिकाना हक है उसे लेकर विवाद में ये कहा जा रहा है, जो वाद दाखिल किया गया है जिला कोर्ट में, कि यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर था और इसके लिए साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। तो जिला कोर्ट में याचिका लगाई गई है। 3 तस्वीरें आप देखिए। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप पूरा मामला समझ पा रहे हैं। 15 सितंबर को सुनवाई होनी है। क्या इस सुनवाई में रहता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। तो काशी और मथुरा के बाद बदायूं का एक नया विवाद यहां पर सामने आ गया है। जामा मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर ये विवाद है। हिंदू पक्ष ने नीलकंठ महादेव मंदिर इसे बताया। जिला कोर्ट में याचिका इसे लेकर दाखिल की गई और 15 सितंबर को अब सुनवाई होनी है। तो एक और विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। काशी मथुरा के बाद बदायूं का नया विवाद, जहां पर जिला कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 15 सितंबर को अब सुनवाई होगी और विवाद इस बात को लेकर है कि यहां पर नीलकंठ महादेव का मंदिर था। इसके लिए साक्ष्य भी यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। बदायूं की जामा मस्जिद पर अब विवाद शुरू हो गया है। जिला कोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई गई है। जनपद बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इल्तुतमिश आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था।
1192 के जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसने आकर यहाँ राजा महिपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दामाद इल्तुतमिश उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कराई। इस मुकदमे में मेन रूप से मैं स्वयं अधिवक्ता वादी के रूप में हाजिर हुआ। श्री ब्रजपाल सिंह एडवोकेट, श्री विवेक कुमार रेंडर, अर्पित श्रीवास्तव ने विशेष रूप से आर्गुमेंट करके अपनी बात को रखा कोर्ट के सामने। कोर्ट ने हमारी बात को माना।